हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज एक नए टॉपिक पर हम चलेंगे। पिछले कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसमें आपसे बात किए थे कि हम बताएंगे आपको झारखंड के जो गर्म जल कुंड हैं उनके बारे में एवं झारखंड के तालाब के बारे में, डैम के बारे में। तो झारखंड के जो डैम या तालाब जो हैं, झील जो हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। झारखंड का जब नदी घाटी परियोजना बताऊंगा उसमें आपको ये ऐड कर दूंगा इसके बारे में। और जब झारखंड का मैप सेक्शन फिर से स्टार्ट करूंगा झारखंड नदी घाटी परियोजना के उसके बाद, तो उसमें आपको झारखंड के जो प्रमुख जो गर्म जल कुंड हैं उनके बारे में भी मैं आपको उसमें बता दूंगा। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ याद भी रखनी है कि जो मैंने कल पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था, जिसमें कि जलप्रपात के बारे में आपको मैप में आपको जो बताया था, उसमें कई सारे गर्म जल कुंड जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ आपको ये नहीं बताया कि आप ये गर्म जल कुंड है, चूँकि आपको उसमें बता रहा था मैं कि जलप्रपात कौन है, झरने कौन से हैं। तो जो गर्म जल कुंड हैं वे झरने के रूप में ही बह रहे हैं या उनका स्वरूप पाया जाता है, इसलिए उसको मैंने वहाँ नहीं बताया। लेकिन आपको जब नेक्स्ट आगे टॉपिक में इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूँगा। तो आज जो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं वो आपको बताने वाला हूं झारखंड के में सिंचाई और सिंचाई से संबंधित जो परियोजनाएं झारखंड में लागू की गई हैं या चलाई जा रही हैं, जो परियोजनाएं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं झारखंड में सिंचाई की परिस्थिति पैदा क्यों हुई। तो जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड एक पठारी इलाका है और यहाँ जो बारिश का पानी होता है वो बहुत तीव्र गति से नीचे चला जाता है, जा कर के बिहार या किसी और प्रदेश में, बंगाल में चला जाता है, जिसका जितना लाभ मिलना चाहिए झारखंड को उतना लाभ उन बारिश के पानी से प्राप्त नहीं हो पाता है। और उसका असर देखा जाता है झारखंड के कृषि में भी। यहाँ के ज़्यादातर जो कृषि हैं वो मानसून पर निर्भर है और मानसून का पानी, मानसून के सीज़न जाने के बाद यहाँ सिंचाई की समस्या सिंचाई की समस्या आ जाती है और उसके कोई सोर्स हमारे पास उतने अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए बहुत पहले से ही यहाँ जो दामोदर घाटी परियोजना है उसके थ्रू कई सारे परियोजनाएं स्टार्ट की गई, जिनसे सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ जो जलापूर्ति होती है, पीने के पानी के लिए भी उपयोग किया जाता है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या उसका उत्पादन करने में भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिंचाई से संबंधित। तो सिंचाई, आपको पता होगा कि सिंचाई आखिर है क्या। तो सिंचाई मतलब होता है कि कृत्रिम तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना। कृत्रिम तरीके यानी कि मानव के प्रयासों के द्वारा जो तरीका उपलब्ध करवाया जाता है, उन तरीके के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने, पानी की व्यवस्था करना अपने खेतों तक, उसे ही सिंचाई कहा जाता है। और सिंचाई के साधन की बात करें तो प्रश्न उठता है कि सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं। तो सिंचाई के साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है परंपरागत सिंचाई साधन और दूसरा है आधुनिक सिंचाई साधन। परंपरागत सिंचाई साधन के बारे में हम लोग भली भांति परिचित हैं। जैसे प्राचीन समय से ही जब मानव खेती करना स्टार्ट किया तो वो नदी के किनारे रहता था, लेकिन जैसे जैसे वो नदी के से दूर बसता चला गया, उसने कुआं की व्यवस्था की। तो कुआं माना जाता है परंपरागत जो सिंचाई व्यवस्था, उसमें इसको माना जाता है। दूसरा तालाब है, तालाब भी है, वो परंपरागत जो सिंचाई व्यवस्था उसके अंतर्गत आता है। और यहाँ आपको बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक जो सिंचाई है वो सिंचाई की जाती है कुआं से, ठीक है। दूसरा जो है तालाब, उसके बाद दो सोर्स आते हैं, जिसमें आपका आता है नहर और नेक्स्ट चौथा आता है नलकूप। ये दोनों जो साधन है, सोर्सेज जो हैं, वो आधुनिक सोर्सेज माने जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि जब मानव विकास की अवस्था पार कर रहा था, तो विकास की अवस्था को पार करते समय में उसने सिंचाई की सुविधा डेवलप की, नहर डेवलप किया, उसने नलकूप का भी व्यवस्था किया। और नलकूप को आपको बता दें कि नलकूप को आधुनिक कुआं कहा जाता है। आइए बात करते हैं इसमें झारखंड में जो स्थिति है उसके बारे में। तो झारखंड की कुल कृषि जो भूमि है, कुल कृषि भूमि का मात्र 23% भाग ही सिंचाई प्राप्त है। जैसे मान के चलिए 100 हेक्टेयर यदि झारखंड में कृषि योग्य भूमि है या कृषि की जा रही है, तो उसमें से मात्र 23% पर ही, 23 हेक्टेयर पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और वो भी सिंचाई की सुविधा में यदि बात करें तो उस 23% भाग पर उसमें लगभग 58% जो है वो सरफेस वाटर से सिंचाई होती है। सरफेस वाटर कहने का मतलब है तालाब से, ठीक है, तालाब या नदी से। अब नदी तालाब कहिए, उसमें आपको 58% के लगभग 58.3 है, 58% के लगभग सरफेस वाटर से सिंचाई की जाती है। और बाकी जो रेस्ट अमाउंट हुआ यानी कि 41.7%, मान के चले 42%, तो 42% जो पार्ट है वो भूमिगत जल के द्वारा सिंचाई की जाती है। और भूमिगत जल के अंतर्गत आपका कुआं आता है, भूमिगत जल के अंतर्गत नलकूप आता है, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा लगभग 42% जो पार्ट्स हैं वो सिंचाई किए जाते हैं। किससे? तो आधुनिक द्वारा, यानी कि आधुनिक के द्वारा भी कह सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि भूमिगत जल के द्वारा, ठीक है। भूमिगत जल के द्वारा कितना परसेंट? तो 41%, 42% के लगभग 41.7%। अब आते हैं एक एक करके पार्ट्स को समझते हैं, कुआं के द्वारा कितना किया जाता है और उसमें सबसे अधिक जो झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो यूज़ करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुआं का। तो कुआं से लगभग 29%, 29.5% जो पार्ट है कुल कृषि सिंचित भाग का, कुल सिंचित भाग का लगभग 29.5% जो पार्ट्स है वो कुआं से सिंचाई किया जाता है। और उसमें सबसे अधिक जो सिंचाई करता है, कुआं से सिंचाई करने वाला जो जिला है वो है गुमला, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि कमीशन का जब भी क्वेश्चन होता है तो उसमें 3 ऑप्शन देता है और सीरीज लिखा रहता है कि फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन। तो मैंने यहाँ प्रयास किया है कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नाम आपको दे दें। तो फर्स्ट जो है वो गुमला है और दूसरा जो है वो गिरिडीह, दूसरा गिरिडीह और तीसरा रांची है, ठीक है। तो आप तीनों को याद रखें कि सबसे ज़्यादा कुआं से सिंचाई करने वाला गुमला, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद रांची। और यदि गुमला की बात करें तो गुमला में लगभग 87% जो सिंचाई का भाग है वो कुआं से किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, जो कि सिर्फ फैक्ट आपको बता रहे हैं, इससे आगे आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है पीटी के नज़रिए से यदि बात करें तो। उसके बाद आते हैं कुआं के बाद तालाब में। तो तालाब से लगभग 19% आप पार्ट्स कहें, 18.8 है तो 19% पार्ट्स कहें, 19% जो सिंचित भूमि है उसका 19% जो भाग है वो तालाब से सिंचाई की जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे अधिक जो है वो देवघर करता है। देवघर का कुल सिंचाई में से लगभग 50% जो पार्ट्स है वो तालाब के द्वारा ही सिंचाई किया जाता है। तो सबसे पहला स्थान तालाब के द्वारा सिंचाई करने में देवघर, सेकंड स्थान धनबाद और थर्ड स्थान साहिबगंज का है। याद रखेंगे, फर्स्ट स्थान देवघर, सेकंड स्थान धनबाद और थर्ड स्थान साहिबगंज। नेक्स्ट अब बात करते हैं नहर के बारे में। तो नहर में लगभग 17% पार्ट जो है 17% रोल एक्ट करता है, यानी कि कुल सिंचित भूमि जो झारखंड में है उसका लगभग 17% भाग जो है वो नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है, ठीक है। और उसमें जो है सबसे अधिक जो सिंचाई करता है नहर से उसमें सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। ये 2 जिले जो हैं वो सबसे अधिक नहर के द्वारा सिंचाई किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है नलकूप, और नलकूप को आपको बता चुके हैं, नलकूप जो है वह आधुनिक कुआं कहा जाता है,
ठीक है। और इसके द्वारा लगभग 8.5% जो कुल सिंचित भूमि का है वो नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है, ठीक है। और नहर के द्वारा, नलकूप के द्वारा 8.4%, ठीक है, या 8.5%, लगभग 8.5% की बात करें तो 8.5% जो पार्ट्स है वो नलकूप के द्वारा सिंचाई किए जाते हैं। और इसमें सबसे अधिक जो सिंचाई करने वाला जो जिला है इसके सोर्सेज से वो है लोहरदगा। और लोहरदगा के बाद जो सेकेंड स्थान है वो पलामू का है और थर्ड स्थान हजारीबाग का है, ठीक है। आप तीनों का याद रखेंगे, चारों सोर्सेज का, जिसमें परंपरागत में आपका कुआं और तालाब आ गया, आधुनिक में नहर और नलकूप आ गए। और ये चारों का जो जो सर्वाधिक जो उपयोग करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको क्रम से 1, 2, 3 रैंक वाला तीनों को याद रखेंगे। अब आते हैं झारखंड में चलाई जा रही सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो झारखंड में यदि बात करें तो 3 प्रकार के सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक है वृहत कह सकते हैं, वृहत स्तर की सिंचाई परियोजनाएं, दूसरा मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाएं और तीसरा लघु सिंचाई परियोजनाएं। अब इसको डिवाइड कैसे किया गया है? तो इसको डिवाइड किया गया है इसके क्षमता के आधार पर, ठीक है। तो इसके क्षमता के आधार में तो लगभग 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करने वाली जो परियोजनाएं हैं उसको वृहत स्तर पर रखा गया, ठीक है। और मध्यम स्तर में रखा गया 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच में जो सिंचित करने की जो कैपेसिटी है उन परियोजनाओं को इसके अंतर्गत रखा गया। और तीसरा में रखा गया लोअर देन 2,000, ठीक है। 2,000 से कम जो क्षमता वाली जो परियोजनाएं हैं उनको तीसरे परियोजनाओं में, तीसरी कैटेगरी में रखा गया। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। वृहत स्तर पर आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन आता है। तो वृहत स्तर पर आपका आता है स्वर्णरेखा, कोनार बराज, उत्तरी कोयल परियोजना, गुमानी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना, औरंगा जलाशय परियोजना, अजय बराज और कांची वृहत सिंचाई परियोजना। आसान है नाम याद रखना, लेकिन यहाँ से आपको कुछ और फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सी सिंचाई परियोजना जो है वह किस 5 ईयर प्लान में चालू की गई थी, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्वर्णरेखा, कोनार और उत्तरी कोयल, ठीक है, स्वर्णरेखा, कोनार बराज और उत्तरी कोयल परियोजना जो है वह 5वीं परियोजना में स्टार्ट किया गया था। पाँचवीं 5 ईयर्स प्लान में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। किसको किसको? स्वर्णरेखा को, कोनार बराज को और कोनार बराज को और उत्तरी कोयल को, ठीक है। उसके बाद 3 जो है गुमानी, पुनासी और औरंगा, गुमानी जलाशय परियोजना, औरंगा जलाशय परियोजना और पुनासी जलाशय परियोजना, ये तीनों को 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। 3 है, तीनों को याद रखिएगा। फर्स्ट में यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी चलाई गई थी? तो स्वर्णरेखा परियोजना, उसके बाद कोनार बराज परियोजना और उत्तरी कोयल परियोजना। जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था गुमानी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना और औरंगा जलाशय परियोजना। इसके अतिरिक्त 2 और परियोजनाएं हैं, जिसमें एक अजय बराज परियोजना है और कांची वृहत सिंचाई परियोजना भी है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट में बात करें मध्यम स्तर की जो सिंचाई परियोजना है। यहाँ फिर से आपको बता रहे हैं मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं को वैसे उस कैटेगरी में रखा गया, इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओं को रखा गया जिनकी क्षमता 2,000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उतने तक का सिंचाई क्षमता वाले परियोजनाओं को इस कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में जो आने वाले जो परियोजना है उसमें सकरी गली पंप परियोजना और कंस जलाशय परियोजना जो कि 1978 में शुरू की गई थी, इनको ध्यान में रखेंगे। सकरी गली पंप परियोजना और कंस जलाशय परियोजना, ठीक है। बटाने, कतरी, सलैया, नकटी, भैरवा जलाशय परियोजना है, वासुकी सिंचाई परियोजना है, अपर शंख जलाशय परियोजना है और कंसजोर जलाशय परियोजना है। सभी का मैं आपको, आप लिखते भी चले जाएं, नाम आपको मैं बताते जा रहा हूं और उसका ईयर भी बता रहा हूं, ठीक है।
सकरी गली पंप परियोजना और कंस जलाशय परियोजना इसको शुरू किया गया था। ये दोनों परियोजनाओं को शुरू किया गया था 1978 में। नेक्स्ट उसके बाद है बटाने जलाशय परियोजना, इसको 79 में यानी कि 1979 में। उसके बाद कतरी जलाशय परियोजना को 81 में यानी कि 1981। सलैया जलाशय परियोजना को 1982 में। नकटी जलाशय परियोजना 1983। भैरवा जलाशय परियोजना एवं वासुकी सिंचाई सह जलापूर्ति परियोजना जो है वो 1984 में। उसके बाद अपर शंख जलाशय परियोजना 1987 और कंसजोर जो जलाशय परियोजना है उसको 1989 में शुरू किया गया था। डेट या ईस्वी सन जरूर याद रखेंगे, हम आपको हिंट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे। ये दोनों को याद रखें, सकरी और कंस को, ठीक है। उसके बाद सलैया और याद रखें वासुकी और कसजोर जलाशय परियोजना को। ये 5 आप ज़रूर याद रखें और इनको याद रखने के बाद, ऐसे तो याद करना सभी को है लेकिन ये 5 पर ज़रूर आप अपना ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं लघु सिंचाई परियोजनाओं पर। लघु सिंचाई परियोजनाओं में वैसे परियोजनाओं को रखा गया है जिनकी क्षमता 2000 हेक्टेयर शिक्षित क्षेत्र जो है उससे कम का है, तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत झारखंड सरकार के द्वारा कई सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और इन सारी परियोजनाओं को चलाने के लिए एक निगम बनाया गया है जिसका नाम है पहाड़ी क्षेत्र उद्वाह सिंचाई निगम लिमिटेड, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र उद्वाह सिंचाई निगम लिमिटेड। इसके द्वारा जितने भी छोटी छोटी परियोजनाएं हैं उनको इसी के द्वारा नियंत्रित की जा रही है, इसी के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है उनको, और झारखंड सरकार इसमें हमेशा से प्रयासरत रही है। और झारखंड के लिए यदि कहें तो ऐसे ही परियोजनाओं की ज़रूरत भी है, क्योंकि पठारी क्षेत्र होने के कारण से यहाँ बड़े बड़े जलाशय निर्माण करके आप सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में ज़रा परेशानी हो सकती है। लेकिन यदि छोटे छोटे जलाशय बनाया जाए और उससे ही आप बड़े बड़े क्षमता वाले ज़्यादा क्षेत्रों तक में इसको पहुंच बनाएं तो सिंचाई की सुविधा और भी विकसित की जा सकती है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको इस चैप्टर से मैंने दिए हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद जो फैक्ट्स हैं आपको बताएंगे नदी घाटी परियोजना में। और नदी घाटी परियोजना ज़्यादा हॉट टॉपिक है, उसको ज़रूर याद रखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना भी बनती है। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला ये टॉपिक जो मैं आपको आज बताया हूँ, उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछने की संभावना जो बनती है वो ज़्यादातर है आपका कुआं, तालाब, नहर और नलकूप से। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उम्मीद जो है वो उसके अनुसार से आप इसको नहीं छोड़ें, इसको ध्यान में रखें और इसमें जो आपको हिंट किए हैं उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा नदी घाटी परियोजना के बारे में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।